Student, law of multiple proportion and chemical composition you understood very well. According to that law of constant proportion, you have studied clearly कि सेम एलिमेंट है तो उसका एटम की साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है. अब बात आती है स्टूडेंट, ये सब जो था वो 1800 के पहले की बात थी. मीन्स ये एक फिलॉसफी थी कि एटम इज एन अनकटेबल पार्ट, इट इज अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. ये सारा एक फिलॉसफी था, उसके लिए हमारे पास में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था स्टूडेंट. बट इन 1808 डेल्टन ने कुछ और एक्सपेरिमेंट करके हमारे सामने जो रजू किया, उसमें से हमें ये पता चलता है कि फिर इसके आगे हम जो पढ़ रहे थे, मीन्स द एटम इज अनकटेबल, इट इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर. तो ये सब क्या सही है या नहीं है? इसके बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, रुदरफोर्ड है, डेल्टन के बाद में रुदरफोर्ड ने किया. उसके बाद में हमारे पास में प्लम पुडिंग मॉडल आया और फाइनली हम आज जो एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास में आया. तो डेल्टन ने जो हमें दिया था 1808 में, उसमें हमारे पास में एज यू नो दैट द एटम, उसके सेंटर में क्या होता है? व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ द एटम स्टूडेंट? यस, यू नो दैट रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एटम के सेंटर जो है उसमें न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस इज consists of proton which is having the positive charge and the neutron which is having a no charge. और उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड मतलब एक एरिया है, एक रीजियन है जितने एरिया में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं. तो ये सारी बातें आप पढ़ के आए हो. अब यहाँ डेल्टन ने जो रजू किया है वो हम देखते हैं स्टूडेंट कि डेल्टन ने जब बताया कि इट इज इनडिविजिबल, तो हमारे पास में ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो क्या ये गलत है जो आज हम पढ़ रहे हैं? उसी के साथ में द अकाउंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो एटम की स्टेबिलिटी पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या एटम स्टेबल है? जैसे हमें पता है कि सोलर इक्लिप्स है, उसके सोलर फैमिली जो है, इक्लिप्स नहीं स्टूडेंट, सोलर फैमिली जो है, सोलर फैमिली में सन के आसपास सारे प्लेनेट एक ग्रेविटी फोर्स की वजह से घूमते रहते हैं. और यहाँ भी हमने उसी तरह कंसिडर किया है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आया हुआ है और उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो घूमते रहते हैं. तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं सोलर फैमिली के साथ में. तो स्टेबिलिटी का सवाल यहाँ पैदा कैसे हो सकता है? डेल्टन के जो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद में, वो हमें देखना है. सो टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट, हमने आगे देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाता है, HNO मिलके H2O2 बनाता है स्टूडेंट. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स नंबर ऑफ कंपाउंड्स अगर हम बना सकते हैं और उसी के ऊपर ही पूरी केमिस्ट्री डेवलप हुई है, तो फिर ये किस तरह से पॉसिबल है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are comparison with the one element to the another element. Then it is one more point to explain the formation of different kind of molecule by the combination of different atom. मतलब as you know different kind of molecule, मतलब H2 अगर molecule की बात करते हैं तो हमारे पास में है H2 molecule, O2 molecule, Cl2 मॉलिक्यूल. मतलब यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H और H मिलके मॉलिक्यूल H2 बनाता है. उसी तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होता है और हमें यहाँ N2 मॉलिक्यूल मिलता है. तो ये जो है वो टू एक्सप्लेन हाउ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स,
तो ये किस तरह से पॉसिबल है स्टूडेंट? दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन अराइज आफ्टर द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. And to understand the origin and the nature of the electromagnetic radiation, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, अपनी ऑर्बिट छोड़ता नहीं है. कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है जो एमिट होता है और एब्जॉर्ब होता है एटम में से. So this is the question and the problems before that Dalton has given this theory. तो अब उसके ऊपर से उसके मेरिट और डीमेरिट क्या है वो समझते हैं स्टूडेंट. एज यू नो द एटम इज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देन each element is composed by extremely small particles that you all are very much aware. तो डाल्टन की थ्योरी का ये सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है कि each element is made up of very small particles. Second is atom of a particular element are same and differ are different, जो हमने H और O का एग्जाम्पल लेके समझा था. द थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू द डाल्टन्स थ्योरी इज एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल. एंड उस टाइम पे सिर्फ मास के बारे में पता था स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास का ही आइडिया था डाल्टन को. तो इसीलिए हमने सेम प्रॉपर्टी, सेम मास एंड सेम साइज कंसिडर किया था. और द फोर्थ पॉइंट इज atom is it can neither be created nor destroy. ये सारे पॉइंट जो है वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के रिलेटेड में वो लॉजिकल थे और उसके साइलेंट फ्यूचर ये सब थे कि उसके ऊपर से आगे आगे स्टडी होता गया. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एटम इज एन एलिमेंट which take parts in the chemical reactions. बहुत सारे chemical compounds बनते हैं, reactions अगर होता है तो उसमें भी atom participate रहता है. And in a given compound, the relative number and kind of atom are same. compound के अंदर जो है वो rearrange होता है students, उसमें और कोई changes नहीं होता है. And the last point related to Dalton theory is atom of different element combine in a fixed ratio, and that is a whole number, and it forms the number of compound, and that it forms molecule. तो ये सारी बातें थी स्टूडेंट्स डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के रिलेटेड में. तो फिर उसके फायदे और नुकसान, मतलब फायदा और उसका गैरफायदा क्या है, व्हाट आर द यूजेस एंड where it fails to explain. So students, just look at the board related to the merits and demerits of the Dalton atomic theory. This merit write down in your notebook along with me student. Dalton's atomic theory, merits and demerits. सबसे पहले तो उसके फायदे के बारे में देखते हैं हम. फायदा ये है हमें कि स्टूडेंट आगे जो हमने लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के बारे में देखा एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. इट एक्सप्लेन both the law, means explain the law of conservation of mass and the some chemical combination. ये मास के लॉ, तीन लॉ के बारे में वो एक्सप्लेन कर सकता है. सेकेंड, as the Dalton's theory proves that the atom is taking part in the chemical reactions, till today we know that the atom is only taking part for the chemical reaction. But where it fails student, उसके जो डीमेरिट्स है वो क्या है. तो जैसे मैंने बताया कि टिल दैट टाइम
सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में ही हमें पता था, सो नो आइडिया अबाउट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। दूसरा मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख के बताया था कि अगर उसमें से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, तो नो आइडिया अबाउट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड, क्योंकि आगे हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि साइज हाइड्रोजन की सेम है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है और मास भी उसका सेम है, तो फिर वो दोनों कंबाइन होके मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, तो उसके बारे में भी यहाँ कोई हमें आइडिया नहीं मिल रहा है। एंड थर्ड डिमेरिट्स फॉर द डाल्टन थ्योरी इज it does not explain the law of definite proportion। definite proportion के बारे में भी यहाँ हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। तो दिस आर द 3 demerits of the Dalton's atomic theory, जो आपको एटॉमिक थ्योरी में डेफिनाइट प्रोपोर्शन में क्या होता है स्टूडेंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, जस्ट आई ब्रीफ इट। डेफिनाइट प्रोपोर्शन मीन्स अगर हम कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड हम अर्थ क्रस्ट में से इन द फॉर्म ऑफ मिनरल निकालते हैं और सेम कंपाउंड अगर हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, तो दोनों के अंदर रहे हुए एलिमेंट जो है वो कंपाउंड के अंदर या मिक्सचर के अंदर जो एटम है उसका जो वेट प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा। जस्ट आई राइट डाउन ऑन द बोर्ड, यू जस्ट लुक एट दैट एग्जाम्पल, सो यू विल गेट एन आइडिया कि वो कौन सा लॉ है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है और उसे हम कहते हैं डेफिनाइट प्रपोर्शन। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ, percentage of copper, percentage of oxygen and percentage of carbon in CuCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मुझे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मुझे ये ज़मीन में से मिल रहा है और मुझे उसको लेबोरेटरी में भी बनाना है, तो ज़मीन में से मिलता हुआ कैल्शियम कार्बोनेट में the percentage of calcium is as suppose 51%, the oxygen is nearby 9% and for carbon is nearby 38%। तो ये अगर अर्थ क्रस्ट में से मिलता है तो यही प्रपोर्शन उसका अगर लेबोरेटरी में, दिस इज अ नेचुरल प्रपोर्शन, दिस इज अ नेचुरल प्रपोर्शन, और यही अगर सिंथेटिक वे में लैब प्रिपरेशन करते हैं हम, लैब प्रिपरेशन अगर हम कर रहे हैं CuCO3 के लिए, तो कॉपर का लैब में भी परसेंटेज 51 रहेगा, ऑक्सीजन का नियर बाई 9.7 जो परसेंटेज है वो रहेगा, और कार्बन का भी 38 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज है वो ही रहेगा। मतलब कि ये परसेंटेज प्रपोर्शन अगर ये ज़मीन के अंदर से मिलता है हमें तो भी सेम प्रपोर्शन है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। ये कॉपर कार्बोनेट मतलब क्यूप्रिक कार्बोनेट के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, एंड दैट इज अ डीमेरिट्स ऑफ द डाल्टन थियोरी। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई नेचर में भी सेम प्रपोर्शन है और वो सिंथेटिकली भी सेम है। होप सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर का सिर्फ ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ के आए हो, गोल्ड फॉइल के लिए रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था उसमें। थैंक यू स्टूडेंट।